नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। बेटी ने किया परिवार सहित जिले का नाम रोशन। यूपी पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद के लिए हासिल की 35वीं रैंक। बड़ी बात यह है कि उन्नाव जिले की इस बेटी के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफलता मानो हो बच्चों का खेल, जिसने एक दो बार नहीं 4 बार यूपी पीसीएस में की सफलता हासिल। राजेश चौधरी बात कर रहे हैं प्रज्ञा सचान से, जिन्होंने पीसीएस बिहार के बाद यूपी पीसीएस में भी सफलता का परचम लहराया है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। मैं इस समय यूपी के जनपद उन्नाव के नगर पंचायत पुरवा में हूं और बहुत छोटा सा हैमलेट है, लेकिन इस हैमलेट ने एक से एक देश को जो है आईएएस और पीसीएस दिए हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिसकी उम्र अभी महज कुछ ही है, लेकिन उसने इस अपने साथ, अपने परिवार के साथ इस कस्बे का नाम भी पूरे भारत में रोशन किया है। और वो शख्सियत के बारे में मैं बात करूंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूं कि वो शख्सियत बहुत बड़े परिवार से नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनके पिता एक कर्मी हैं। बावजूद इसके उस बच्ची ने अपने परिवार का नाम तो रोशन नहीं किया, और वो भी एक बार नहीं। ये बात उल्लेखनीय है कि एक बार नहीं। कहते हैं कि सफलता जिसको मिलती है और सफलता का स्वाद जिसको मिल जाता है, उसके लिए असफलता मायने नहीं रखती। बच्ची ने हर बार, हर प्रयास में सफलता अर्जित की, और आज आलम यह है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में नायब तहसीलदार का जो पद होता है उसमें 35वीं रैंक लेकर के आई हैं। बात करेंगे प्रज्ञा सचान से, जानेंगे उनके बारे में और उन्होंने किस तरह एक छोटे कस्बे से निकलकर अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया, आखिर कैसे तैयारी की और क्या उनका मोटो रहा और क्या इन फ्यूचर उनका गोल है। क्या वो यहीं से रुक जाएंगी? क्योंकि सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। बात करते हैं प्रज्ञा से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद इसके लिए। जी प्रज्ञा जी, ये बताइए, आप पुरवा से हैं, बहुत छोटा कस्बा है, और यहाँ से आप पीसीएस की तैयारी, क्या सोचा था आपने? पीसीएस की तैयारी लेकर के बढ़ी थी जब पढ़ाई कर रही थी, या फिर अचानक आपका मन हुआ? जब मैं अपने इंजीनियरिंग के लास्ट फेज में थी तो मेरे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने इसकी प्रिपरेशन की थी, और बचपन से ही मेरा एक बड़ा ही सपना तो रहता था कि मैं जब कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं इस देश के लिए। तो मुझे सिविल सेवा का जब पता चला कि यहाँ ये एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम बहुत सारी सेवाओं के थ्रू जनता के साथ जुड़ सकते हैं, उनके जो काम हो सकते हैं उसमें आ सकते हैं, तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की अपने फाइनल ईयर से, मतलब बीटेक करने के बाद से। अच्छा, बीटेक किया आपने? जी। बीटेक एक दूसरा फील्ड है जी। और आईएएस पीसीएस से माना जाता है सोशल वर्क। बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। आप क्योंकि तैयारी कर चुकी हैं इसलिए पता होगा जमीन आसमान। बीटेक और इधर सब हिंदी ही है सब कुछ। कैसा लगा वहां से? ऐसा नहीं लगा कि हम सीधा रनवे, जो एयरपोर्ट का रनवे होता है, उससे उबड़ खाबड़ में आ गए? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बीटेक तकनीकी का ज्ञान देता है। हम इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं, और यहाँ पर जब हम आए तो मेरा ऑप्शनल भी लोक प्रशासन रहा, इसके पहले रक्षा शास्त्र था। तो हाँ, ये डिफिकल्टीज थी कि हमको हर चीज़ काफ़ी शुरुआत से पढ़नी पड़ी, लेकिन जो कहते हैं ना कि जब चैलेंज जितने डिफिकल्ट होते हैं तो उसमें मज़ा भी आता है। जैसे लोक प्रशासन मेरा सब्जेक्ट था, तो आज मैं अगर सेवा देने जाऊँगी तो उसका बहुत बड़े हिस्से का मैं इस्तेमाल करूँगी, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा। तो डिफिकल्ट है बट नामुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने पढ़ाई जो है पुरवा से शुरू की। पुरवा बहुत छोटा कस्बा, मैं फिर एक दौरान जो बहुत छोटा कस्बा। आप आगे कैसे प्लान बनाए? मतलब हाई स्कूल और इंटर कहाँ से किया है आपने? मैंने हाई स्कूल और इंटर सरदार पटेल इंटर कॉलेज कानपुर से पूरा किया है अपना। उसके बाद ग्रेजुएशन लखनऊ से पूरा किया है। पुरवा में मेरा घर है, मतलब मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, जब से मेरी प्रिपरेशन रही। बीच में मैं दिल्ली भी गई हूँ, मैंने वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन पूरी की है। आगे मेरा यही प्लान है कि मैं अपने पद में ज्वाइन करने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे यूपीएससी 2023 देना है। एक चीज़ हो, मैंने सुना है कि आपने जो भी एग्जाम दिया उसका मेन और प्री आपने क्वालिफाई किया। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, और क्या बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है।
सिर्फ 2 बार शुरुआत में ऐसा हुआ है कि मेरा प्रीलिम्स रुका है, उसके बाद प्रीलिम्स नहीं रुकता था। और मेंस में मेरे को ये एडवांटेज था, मेरी राइटिंग स्किल्स ठीक थी, तो मुझे मेंस में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे और इंटरव्यू में भी ठीक आता था। लेकिन कई बार जब हम ऑप्शनल बदल देते हैं तो इंटरव्यू में कितनी भी अच्छे नंबर आए लेकिन ऑप्शनल से सिलेक्शन रुक जाता था। जैसे लास्ट में मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुका था, तो इसमें कोई वो नहीं था कि हाँ हर चरण में मुझे मतलब एक स्टेज में ऊपर पहुंचती थी, तो मुझे ये हमेशा लगता था कि अगर इसी में कंटिन्यू रखूंगी तो हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुका, मीन्स सफलता मिलते मिलते रह गई। कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि वो ये क्या हो गया, अब नहीं प्रयास करेंगे, या फिर उस असफलता से आपको पावर मिला कि नहीं अब तो हम नए सिरे से तैयारी करेंगे? जब पूरी एक साइकिल पूरी होती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हताश होते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि बस थोड़ा सा ही दूर है। और मम्मी पापा का जब सपोर्ट रहता था तो मुझे लगता था कि ठीक है 1 साल और सही, अगली बार हो सकता है अच्छे पद के साथ चयन हो जाए। तो मैं उसको नेगेटिव नहीं देखती थी, उसको पॉजिटिव ही लेती थी। आपने अपने मम्मी पापा का जिक्र किया, इतनी बड़ी सफलता, पीसीएस एक सपना होता है हर व्यक्ति के लिए, किसको आप इसको क्रेडिट देना चाहेंगे? आप यहाँ तक पहुँची हैं 3री बार। अभी आप, मैंने सुना है बिहार में भी आप जो हैं सर्विस में, इसी पीसीएस बिहार पीसीएस में आपने भी सफलता अर्जित की। इसके दोनों के पीछे आप किसको सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा सफलता का श्रेय तो माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। और जब भी मैं असफल होती थी, क्योंकि ये इस बार मेरा चयन चौथी बार मैंने पेपर दिया है तब मेरा हुआ है। पिछले 3 सालों में मैं इंटरव्यू तक जाती थी पर फेल होती थी लास्ट राउंड में। तो मम्मी पापा ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि होगा। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। प्रज्ञा, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल सब नहीं है आपका, फिर भी क्या कभी मोरल डाउन हुआ? हाँ, मोरल जब दूसरों को देखते थे कि कुछ लोग बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके जो चीज़ मैंने अपने बीटेक के बाद स्टार्ट की, उनको एक गाइडेंस मिला। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पिताजी पीसीएस हैं या उनके घर में कोई एक ऐसा अधिकारी की पोस्ट पे है जो उनको बेहतर गाइड कर देगा, तो ये कभी कभी लगता था। लेकिन वो स्टार्टिंग का फेज ही होता है। जब आप एक बार डीप प्रिपरेशन में चले जाते हैं तो आपको भी धीरे धीरे नॉलेज होने लगती है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है जहाँ से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो मुझे ऐसी डिफिकल्टीज नहीं लगी। एक चीज़ और, पीसीएस एक पड़ाव है, इसके ऊपर भी है देश की सबसे सर्वोच्च सेवा जो मानी जाती है। क्या प्रज्ञा यहीं रुकेंगी या फिर आईएएस की भी तैयारी करेंगी? हाँ, आईएएस की आगे तैयारी मेरी कंटिन्यू है। मैं 2023 का बहुत ही अच्छे से अध्ययन करके उसका एग्ज़ाम दूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि 2023 में मैं आईएएस का पद सिक्योर करूँ। एक चीज़ और, आप लड़की हैं, हालांकि भाषण बहुत दिए जाते हैं लड़कियों के बारे में, आधी आबादी बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही, लेकिन सच्चाई धरातल पर अलग ही है। कभी आपको फीलिंग हुई कि मैं लड़की हूँ और क्या इस कठिनाइयों से डर सकती हूँ? क्या कभी ऐसी फीलिंग्स हुई? जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखती थी, जैसे मैं कोचिंग्स में कभी गई या फिर मैं अपने कॉलेज में देखती थी, तो रेशियो कम होता है, इतना इनरोलमेंट रेशियो नहीं होता है। लेकिन घर के परिसर के अंदर मैंने कभी ये डिफिकल्टी फील नहीं की। बाहर ज़रूर ये भेदभाव दिखता था, उस भेदभाव से कई बार दिक्कतें भी आती थी। जैसे हम अपनी कोचिंग्स में, हम जैसे लेट नाइट अगर कहीं पे लाइब्रेरीज है या फिर कोचिंग है तो हम नहीं जा सकते हैं, ये थोड़ी सी रहते थे चैलेंजेस। इसके अलावा मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जिस फील्ड की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जब बच्चे पहुँचते हैं तो वो इतने मतलब अच्छे समृद्ध घरों से होते हैं, माँ बाप की सोच अच्छी होती है, तब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर इतना दिक्कत नहीं रहता है। एक लड़की हैं, बहुत सारी लड़कियां तैयारी कर रही होंगी, उनके लिए कोई आप जो है संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप अपने 9th से लेकर 12th की जो परीक्षा होती है क्लास की, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही आपका बेस और फाउंडेशन होता है जो आपको किसी भी फील्ड में आगे बहुत काम आएगा। चूँकि मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं रहा, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में 6th क्लास से एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। मैंने 6 से लेकर 12 तक मैंने वही एनसीईआरटी बीटेक के बाद पढ़ी, और वो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे एग्जाम क्वालिफाई करने में मेरा उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे खर्च करके हम कोचिंग सेंटर्स में जाएं और हम वहाँ से जाकर कुछ ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 8 से 10 घंटे आप अपने घर पर अगर अच्छे से 2 साल लगा देंगे तो सिलेक्शन होता है। एक चीज़ और, आखिरी चीज, जी, आप बिहार में पहले से ही चयनित हैं, यूपी में चयनित हो गई हैं, क्या डिफरेंसेस देखती हैं दोनों स्टेट्स के बाद, बिटवीन 2 स्टेट्स?
in UP and Bihar. Would you think that there is a huge difference between UP and Bihar? क्या आप ऐसा सोचती हैं? हाँ जी बिल्कुल, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बिहार एंड यूपी, बिकॉज हम लोग ये भी देखते हैं कि अपने देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है, गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में है। यूपी में स्थिति अगर वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी की देखेंगे तो अच्छी है, पूर्वांचल में अभी भी थोड़ी परिस्थितियाँ खराब हैं वहाँ, और जहाँ पर ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ नहीं है वहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम पाया जाता है। तो बिहार में थोड़ी सी डिफिकल्टीज ज़्यादा हैं, लेकिन बिहार में अगर आपने जैसे महिला सशक्तिकरण की बात की तो महिला सशक्तिकरण के लिए वहाँ पर 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ताकि हमारे वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आ सकें। तो है, लेकिन पूर्वांचल यूपी और बिहार लगभग एक जैसा है अभी भी। और इसका लाभ मिला आपको यानी? मुझे दोनों ही केस में नहीं मिला और क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी, बिहार में मैं जनरल लड़की थी तो वहाँ पर मुझे कोई वहाँ का आरक्षण नहीं मिला था, और यहाँ पर भी मेरी रैंक से मुझे लड़कियों का आरक्षण नहीं लेना पड़ा, मेरा नॉर्मल हो। यानी आपने अपनी काबिलियत के दम पे पाया है। ऐसे लोग जो तैयारी करना चाहते हैं उनका एक शब्द में अगर आप डिफाइन करना चाहें काबिलियत को, कि क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है सिविल सर्विसेज, कैसे करेंगे? तो वो स्लोगन आप बता दीजिए जिससे वो गर्वनाइज हो और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जगे और वो भी अपने गोल को पाएं। कहते हैं अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। संघर्ष ही जीवन है। अगर आप कहीं पे रुक जाएंगे तो वहाँ से आपकी आगे बढ़ने की चीज़ें कम हो जाएंगी, और जब जीना ही है तो टीपू सुल्तान को हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कहते थे एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो। तो आप हमेशा ऐसे विचारों के साथ और ऐसी चीज़ों के साथ संलग्न रहें जिससे आपका मानसिक आध्यात्मिक अध्ययन आगे कंटिन्यू रहे, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो उम्र एक बैरियर नहीं है, आप 30 साल के ऊपर या 28 साल के ऊपर भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं अगर आपका सपना है, क्योंकि संघर्ष से ही जीवन का पूरी मतलब उद्धार होता है। तो आप गोल है आपका IAS या IFS, उसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप जल्दी वो अपना गोल पाएं। वो सपने पूरे होते हैं जिन सपनों में जान होती है। मैंने एक स्लोगन सुनाया था, और प्रज्ञा से बात करने के बाद ऐसा लगा कि मची हुई खिलाड़ी हैं, एक ऐसी छात्रा हैं जिनको पहले से ही पता है कि हमें करना क्या है, और यकीन मानिए सफलता भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें अपनी मंजिल पता होती है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो तैयारी तो करते हैं IAS PCS की, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनकी मंजिल कहाँ है और उनका रास्ता कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि पी न्यूज़ भारत में प्रज्ञा सचान का इंटरव्यू देखने के बाद लोग इनसे प्रेरणा लेंगे और अपनी मंजिल को पाके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।